हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन पूरा जो सेकंड ईयर एमबीबीएस का सब्जेक्ट पैथोलॉजी है उससे रिलेटेड जितने भी अपन टॉपिक्स हैं उसको कंसेप्ट बेसिस पर अपन स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अपना लास्ट वीडियो अपना जो था अपना शौक पे था, अब मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हेमेटोलॉजी, दैट इज़ अनेमिया। इस पर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलिए या फिर सब मतलब पूछा ही जाता है, आपको किसी ना किसी टाइप का आपका अनेमिया पूछ ही लेंगे वो। तो चलिए दोस्तों, अपन बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक जाने वाला है। इसमें पहले आपको थोड़ा मैं बेसिक ओवरव्यू दूंगा एनीमिया का, और उसके बाद अपन एक पर्टिकुलर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें अपन बाद में करेंगे। तो जैसे दोस्तों मैं अगर आपको बताऊँ हेमेटोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी, तो सिंपल अपन जो स्टडी करते हैं वेरियस कंपोनेंट या फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब कुछ आ जाता है। अगर मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एनीमिया बताऊं आपको, अरे सिंपल क्या, बाइकॉनकेव शेप अपने जो आरबीसी रहते हैं, अगर उनको आप साइड से देखेंगे तो जो उनकी एकदम थिकनेस है वो क्या 2.0 माइक्रोमीटर है, और बाकी सर्कुलर शेप जब आप उसको सामने से टॉप व्यू पर से देख रहे हैं तो डायमीटर उनका कितना रहता है 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखिए जो आपको इसमें जो स्पेस दिख रहा है जनरली क्या है, अब जो पेरीफेरी का जो है एक बीच का जो है, जो इसका बीच का पोर्शन जो आपको एम्प्टी दिख रहा है, दैट इज़ जिसमें कोई कलर नहीं है उसको अपन पेलार बोलते हैं, जो कि 1/3 पोर्शन कवर करता है। बाकी जो सरफेस जो पेरीफेरी का जिसमें रेड कलर है जो आरबीसी का, वो अपना कितना 2/3 पोर्शन कवर करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया वो अपन को मॉर्फोलॉजी आरबीसी की कैसी है। ठीक है, साइज के बेसिस पर अपन ने उसको 3 टाइप के आरबीसी अपन कहते हैं, दैट इज नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। साइटिक का यहाँ पर वर्ड का मतलब है सिंपल साइज, अपना जो साइज रहता है। ठीक है, अब साइज नॉर्मली अपना कितना 7.5 माइक्रोमीटर है, अगर उससे कम है तो माइक्रोसाइटिक, उससे ज़्यादा है तो मैक्रोसाइटिक। जनरली जो अपने ग्रेनुलोसाइट या फिर लिम्फोसाइट रहते हैं, दैट हैव सिमिलर साइज हैज आरबीसी 7.5 माइक्रोमीटर ऑलवेज। जैसे मान के चलो अपन किसी कोई स्टेनिंग या फिर स्मेयर बनाते हैं तो अपन उसमें बोलते हैं ना कि किस टाइप का साइज आरबीसी का, तो अपन आरबीसी का डायरेक्ट नहीं बताते, अपन आरबीसी का कंपेयर किससे करेंगे, अपने लिम्फोसाइट से, क्योंकि लिम्फोसाइट का साइज कितना है 7.5 माइक्रोमीटर एज आरबीसी, वो जो कि क्या है फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आरबीसी का कम ज़्यादा रहेगा। तो जैसे कि आपको ये ब्लू पोर्स ये देख रहे हैं, दैट इज़ लिम्फोसाइट हैं अपने, जो कि ब्लू और पर्पल कलर के हैं। बाकी ये आरबीसी है, इस आरबीसी को अपन इनके साइज से कंपेयर करके बताएंगे, अगर कम है इनका साइज लिम्फोसाइट से तो माइक्रोसाइटिक, ज़्यादा है तो मैक्रोसाइटिक, और सेम है तो नॉर्मोसाइटिक। ठीक है, तो यही दोस्तों मैंने आपको इसमें लिखा है, हम लिम्फोसाइट से सेल कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन आइडेंटिफाई द दिस टाइप ऑफ आरबीसी, नॉर्मो, माइक्रो, मैक्रो। ठीक है, तो ये अपना एक तरह से बेसिस हो गया। ये तो अपन ने साइज के बेसिस पर देख लिया। आगे अपन कलर के बेसिस पर देखें, अपन कलर का जो पोर्शन है तो दैट इज़ नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक मतलब उसका सिंपल जो नॉर्मल कलर है, कलर से इन द केस मैं आपको पेलार का पेलार का शेप बता रहा हूँ। पेलार अगर मान के चलो नॉर्मली कितना सेंटर पेलार 1/3 होना चाहिए, जैसे कभी अपन ने देखा, और पेरीफेरी पे जो कलर है रेड वो 2/3 होना चाहिए। हाइपोक्रोमिक मतलब नाम से लग रहा कम हुआ है, तो हाइपो का मतलब क्या हुआ, बीच का पोर्शन ये बढ़ गया, और ये देखिए ये आपका रेड वाला पोर्शन है। अब क्या है, बीच का पोर्शन जो पेलार है वो क्या है अपना क्या हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब वो पोर्शन अपना कितना है 2/3 पोर्शन पेलार का है, 1/3 अपना कलर का है। ठीक है, तो जिसमें अपन पेलार देखते हैं एनीमिया में, तो इसका मतलब यही है, अगर पेलार का कंसंट्रेशन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ आएगा आप सॉरी बढ़ता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स हाइपोक्रोमिक कंडीशन। हाइपोक्रोमिक मतलब क्रोमा कलर, कलर के द सेंस जो रेड कलर अपीयरेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हियर वी कैन नॉट रिक्वायर लिम्फोसाइट। अब कलर के बेस कलर में तो कोई लिम्फोसाइट की जरूरत है नहीं कि अपन उसको किससे कंपेयर करें, तो अपन सिंपल यहाँ पर क्या देखेंगे, पेलार देखेंगे अपन कि पेलार का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, उसी बेस पर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया कराए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसे अपन ने देखा, और कलर देखा। 3 टाइप का अपन जनरली एनीमिया पढ़ते हैं, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक मतलब साइज भी सेम है, साइज नॉर्मल है और कलर भी नॉर्मल है। माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक मतलब माइक्रोसाइटिक मतलब साइज भी कम है और कलर भी क्या है इसका, कलर का मतलब इन कलर उसका रेड कम है, मतलब पेलार ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक
मतलब साइज उसका बढ़ गया है, बाकी कलर उसका नॉर्मल है, वही कलर अपना बनता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज, मतलब साइज के बेस पर अपन एन आइसोसाइटोसिस, मतलब एन आइसोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, एन का मतलब नो, आइसो का मतलब इक्वल, साइटोसिस का मतलब साइज, मतलब इनका साइज सेम नहीं है। जो वेरिएशन ऑफ साइज के बेस पर अपन बता रहे हैं, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। वेरिएशन शेप ऑफ आरबीसी उसको बोलते हैं पॉइक्लोसाइटोसिस, पॉइक्लो का मतलब ही होता है शेप। दिस आर द टर्म्स विच यूज फॉर द साइज एंड शेप पार्टिकुलरली। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको कोई सेल बताऊं, सेल का नाम या फिर उसका शेप बताऊं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्लिनिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करेंगे, और यही पीजी लेवल में भी पूछी जाती है। दिस वन इज सो इम्पोर्टेंट, तो आप इसको एक तरह से अच्छे से देखें। जैसे टारगेट सेल अपन नॉर्मल सर्कुलर दिखता है, थैलेसीमिया की कंडीशन में दिखेगा, हीमोग्लोबिनोपैथी में दिखेगा। कोई बाइट सेल है, मतलब एक तरह से बाइट किसी ने लिया हो, जैसे किसी के सर्कल में बाइट ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपने ऑक्सीडेटिव ड्रग्स हैं, यहाँ पे C6PD डेफिशिएंसी है। सिकल सेल आपको, सिकल सेल एनीमिया में दिखेगा सिकल शेप का, टीयर शेप का आपको माइलोफाइब्रोसिस दिखेगा। यहाँ पर स्पर सेल रहते हैं कुछ एक्एंथोसाइट जिनको बोलते हैं, उसमें कुछ स्पाइक्स दिखते हैं उसके शेप में, तो वो आपको लिवर डिसीज में देखने को मिल सकता है। बर सेल है जैसे एकाइनोसाइट जिसको बोलते हैं ब्लंट, मतलब ब्लंट शेप के ब्लेप्स फॉर्मेशन, तो वो भी लिवर डिसीज या यूरेमी की कंडीशन में मिलता है। वही रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब चेन रेगुलर या लीनियर अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी, तो ये भी क्या मल्टीपल माइलोनोमा है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो आपको एक मतलब शेप के बेसिस पर ही पूछा जा सकता है कि वाली कंडीशन है, वो ऐसे आपको क्लिनिकल क्वेश्चन दे देगा, पूछ लिया कौन सी मतलब क्या है, इसको माइलोफाइब्रोसिस है या फिर लिवर डिसीज है, क्या है। ठीक है, तो जैसे अपन ने अभी मल्टी माइलोनोमा देखा, अब अपना रोलेक्स फॉर्मेशन देखा, तो मल्टीपल माइलोनोमा को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मल्टीपल माइलोनोमा क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि अपन देखें मल्टीपल माइलोमा, जैसे अपन नॉर्मल कंडीशन देखें, तो जैसे अपन देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट होता है, वो प्लाज्मा सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल अपन जनरली एंटीबॉडी बनाते हैं, जो कि जिसमें 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। लेकिन मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, पहली बात तो एबनॉर्मल होते हैं, वो एबनॉर्मल होते हैं, तो प्लाज्मा सेल भी क्या होते हैं, एबनॉर्मल बनते हैं। जैसे कि एबनॉर्मल प्रोटीन जो भी है बनती हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, उसमें क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली लाइट चेन इज फॉर्म्ड, इसमें कोई भी हैवी चेन नहीं बनी, ओनली लाइट चेन फॉर्म बन रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन होता है। रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब लीनियर अरेंजमेंट ऑफ आरबीसी, इस टाइप का। ठीक है, अब जो आरबीसी होती है इसका अराउंड क्या देखो, नेगेटिवली चार्ज, ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो जाता है, और जो प्रोटीन ऊपर से एबनॉर्मल प्रोटीन बना है वो पॉजिटिवली चार्ज है, आरबीसी का अराउंड नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों मिलकर क्या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपना रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसको अपन दूसरा नाम बोलते हैं हाइपर गामा ग्लोबिनोपैथी। ठीक है, तो ये अपन को याद रखें, मल्टीपल माइलोनोमा में अपनी एबनॉर्मल एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, जो कि ओनली लाइट चेन होती है। ठीक है, अब देखो सिस्टोसाइट्स क्या है, तो सिंपल फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल को अपन सिस्टोसाइट्स बोलते हैं, जो कि अपने 120 दिन अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेन रहती है आरबीसी, उससे पहले अगर कोई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, तो उस कंडीशन में क्या रहती है, जो माइक्रोएंजियोपैथी हीमोलाइटिक एनीमिया में अपन को जनरली ये सिस्टोसाइट्स देखने को मिलते हैं, फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स। तो ये तो हो गया अपन ने जनरली जाना क्या है क्या नहीं। अब जनरली मैं एनीमिया को आपके सामने डेफिनेशन के तौर पे प्रेजेंट करूं, तो दैट इज़ अ रिडक्शन ऑफ आरबीसी। एनीमिया को क्या बोला मैंने, रिडक्शन ऑफ आरबीसी मास। जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब रहता है अपना बिलो द नॉर्मल लिमिट्स। अब देखो आरबीसी का नंबर भी कम हो गया और हीमोग्लोबिन का कंसनट्रेशन भी कम हो गया। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस अपन जनरली क्या देखते हैं, रेड सेल का मास इतना मेज़र करना तो आसान है नहीं, तो अपन क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन पे अपन मेनली फोकस करते हैं फॉर द एनेमिक पेशेंट। ठीक है, जो भी एनीमिया के पेशेंट रहते हैं उन पर अपन क्या देखते हैं, जनरली हीमोग्लोबिन उनमें कितना है। आप सीबीसी भी कराते हैं अपन, तो अपन उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, तो अपन नॉर्मली क्या देखते हैं, जैसे मेल में अपना कितना 13.0 ग्राम पर डेसीलीटर, नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, एक फिक्स रेंज, बाकी रेंज रहती है ऐसे सिंपल अपना 14 to 18 मेल में रहता है, वहीं 12 to 16 अपना फीमेल में रहता है, और न्यू बॉर्न में अपना थोड़ा ज़्यादा रहता है 15, मतलब 14 से 18 उसके में, या फिर 12 से 18 ऐसा रहता है न्यू बॉर्न में। ठीक है, तो ये अपना मेल का हो गया था, ये फीमेल का हो गया था। अब देखो अनीमिया की बेस्ट डेफिनेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ, दैट इज अनीमिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन फॉर द एज एंड सेक्स,
ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने किसी का अपने बोल दिया हीमोग्लोबिन इसका इतना है, तो यार कैसे पता पड़ेगा? मुझे पहली बात तो पता होनी चाहिए वो आदमी है, मतलब मेल है फीमेल है, उसका क्या कितनी एज का है, क्या उसका सेक्स है, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। तो दैट इज़ द मोस्ट पैरामीटर हु डिफाइन द एनेमिक पेशेंट। क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल फीचर्स में अपन देखते हैं जैसे कोई सिम्टम्स या साइंस देखते हैं। सिम्टम्स में अपन क्या देखते हैं? टायर्डनेस है, फिर जनरलाइज वीकनेस है, लेथार्जी है। इन ओल्डर पेशेंट में अपन क्या देखते हैं? कार्डियक फेलियर की कंडीशन भी दिखती है, एंजाइना पेक्टोरिस भी दिखता है, एक्यूट चेस्ट पेन। साइंस में अपन पेलार जैसे देखते हैं, वाइटिस और पेल स्किन अपनी हो जाती है जो किसी वजह से हो रही है, अपना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। CBS का जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CNS पे हेडेक हो रहा है, GIT में वेट लॉस हो रहा है। तो दीज आर द साइंस जो अपन देखेंगे डॉक्टर, सिम्टम्स जो कि अपना सामने वाला पेशेंट बताएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया अपन जनरली 2 लेवल पे करते हैं, दैट इज़ वन इज़ मॉर्फोलॉजिकल और सेकेंड इज़ पैथोफिजियोलॉजिकल और एटियोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल तो जैसे अपन ने देखा बेस्ड ऑन RBC का शेप और साइज जो कि अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन जो देखने जा रहे हैं दैट इज़ क्या है अपना, किस बेस पर? एटियोलॉजिकल बेसिस पर, ठीक है। तो जो अपने दैट इज ये जो अभी देखा है दैट इज एटियोलॉजी की बेसिस पर, ठीक है। उससे पहले अपन ये देखो, ये जनरली ये भी रॉबिन में दिया था डिस्ट्रीब्यूशन, किस में देखो टोटल जो अपना आयरन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें देखो आयरन का है मैन एंड वुमेन का। एक्चुअली क्या है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं, सॉरी इसको अपन अभी नहीं देखते, इसको अपन आयरन डेफिशिएंसी देखेंगे जब देखेंगे, ठीक है। अभी अपन देखते हैं एटियोलॉजिकल लेवल का क्लासिफिकेशन, क्या देखेंगे? एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि एनीमिया को हमने RBC की बेस पर 3 टाइप में, या तो ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर उसका प्रोडक्शन ऑफ RBC कम हो रहा है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC बढ़ रहा है। तो ब्लड लॉस के केस में एक्यूट लॉस है या फिर क्रोनिक लॉस है। एक्यूट जैसे अपन रीनल जो अपनी जैसे किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में, या फिर सर्जरी के केस में, या फिर जैसे आपको मैं जूम करूँ थोड़ा, या ट्रोमा को इंजरी हो गई। क्रोनिक में जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, कोई मेंस्ट्रुअल लॉस हो गया, या फिर पाइल्स हेमोरॉइड्स हो गया। प्रोडक्शन कब कम होगा? जैसे प्रोडक्शन इन बोन मैरो, इसका थोड़ा अपन पूरा पैथोजेनेसिस जानेंगे। जैसे कि अपन प्रोडक्शन बोन मैरो में अपन देखते हैं RBC फॉर्मेशन होता है, अगर उसमें RBC का फॉर्मेशन कम हो रहा है तो कैसे होगा वो कम? जैसे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स रहते हैं जिनसे बाकी फर्दर RBC का अपनी इराथ्रोपोसिस होती है। RBC और WBC कोई भी हो, वो अपने किससे बनेगा? अपने हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से क्या बनेगा? पहले प्रोनॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, लास्ट में रेटिकुलोसाइट जो कि प्रीकर्सर, उससे बनेगा फिर RBC जो कि नॉन न्यूक्लियर होंगे। यहाँ तक न्यूक्लियर था इनके पास थोड़ा बहुत, लेकिन लास्ट में जाकर न्यूक्लियर डिजेनरेट हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से RBC बन गए। अब RBC क्या होगा? जैसे बन गए इसके बाद वो RBC ब्लड में जाकर ब्लड के थ्रू बाकी सर्कुलेशन में चले जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन जैसे कि RBC डिस्ट्रॉय बिफोर, अगर 120 दिन से पहले डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए उनका, जैसे कि हिमोलाइटिक एनीमिया हम अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो उसके बेस पर अपन जो देखते हैं इस RBC के बेस पर, जैसे साइटोप्लाज्म डिफेक्ट है, या फिर न्यूक्लियर डिफेक्ट है, या फिर स्टेम सेल्स में डिफेक्ट है। अगर साइटोप्लाज्म में डिफेक्ट है, मतलब साइटोप्लाज्म कम या ज़्यादा है, तो उसमें हीम डिफेक्ट आएगा या फिर ग्लोबिन डिफेक्ट आएगा, मतलब हीमोग्लोबिन के बेसिस पर। तो हीम जैसे अपन को पता है आयरन डिफेक्ट, हीम इज़ अ आयरन पार्ट, ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो उसके बेसिस पर अपन देखते हैं जैसे कि हीम डिफेक्ट आयरन का है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो दीज आर द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मतलब साइज भी इनमें कम है और कलर मतलब RBC का वो भी कम होगा, मतलब पेलार की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये अपन ने आयरन के बेसिस पर देख लिया। भाई ग्लोबिन डिफेक्ट जब प्रोटीन पे, तो आप थैलेसीमिया देखेंगे, तो आप इनको मतलब आयरन डेफिशिएंसी, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज और थैलेसीमिया, इस सबको एक निमोनिक है, दैट इज क्या है? सीटा अपन याद रख सकते हैं, SITA। साइड्रोब्लास्टिक I से आयरन डेफिशिएंसी, T से थैलेसीमिया, A से एनीमिक क्रोनिक डिसीज, ठीक है। न्यूक्लियर डिफेक्ट है तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हम ये अपन देखेंगे, उसमें क्या जनरली डेफिशिएंसी विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्टेम सेल डिफेक्ट में अपना एप्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा, जिसमें अपना सब के सब RBC और WBC प्लेटलेट सबका नंबर कम हो जाता है, सबका, ठीक है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अब जैसे कि अपन ने अभी बोला मैंने आपको, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, मतलब साइज उसका बढ़ रहा है,
लेकिन उसमें अपना क्या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में कोई वो नहीं है, वो आपका सेम है, नॉर्मोक्रोमिक है। तो जैसे कि लिवर डिसीज़ की कंडीशन में आपको मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म का केस होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अगर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं जैसे फेनिटोइन है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल सकता है कि मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मिल जाएगा, मतलब उसका हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है, बाकी साइज ऑफ RBC क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब दोनों कंडीशन से साइज भी सेम है और कलर भी सेम है, नॉर्मल है, सॉरी। ठीक है, तो उसमें क्या हाई रेटिकुलर काउंट अगर RBC का काउंट ज़्यादा है या फिर RBC का काउंट कम है। ठीक है, तो ज़्यादा किस में, सिकल सेल एनीमिया या फिर हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस कोई कंडीशन बने, रीनल फेलियर अगर RBC का रेटिकुलर काउंट कम है तो रीनल फेलियर की कंडीशन होगी, या फिर माइलोफाइब्रोसिस हो सकता है, या फिर आपको एक्यूट क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर द सम मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अपन ने पढ़ा मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक। अब जो अपना मेन टॉपिक है दैट इज क्या है अपना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एनीमिया बताया, एनीमिया का थोड़ा क्लासिफिकेशन बताया साइज के बेस पर, कलर के बेसिस पर, और अपन ने थोड़ा उसकी वो जाना कि अपना एटोलॉजी क्या है उसकी। ठीक है, उसका एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। अब अपन चलते हैं, इनमें से सबसे पहले अपन उठाते हैं जो साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट था उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, बाकी सब भी अपन एक एक करके सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो उसको अपन देख लिए, एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले उसके इंट्रो पढ़ेंगे, उसके नॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, उसकी एटियोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस, क्या क्लिनिकल फीचर है, लैब डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और लास्ट में ट्रीटमेंट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहले इंट्रो में कुछ नहीं है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया वर्ल्ड वाइड। ऑब्वियसली बात, इंडिया में भी आयरन डेफिशिएंसी की बहुत दिक्कत है, मतलब आयरन डेफिशिएंट होता ही होता है। नॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म, अब आयरन का मेटाबॉलिज्म बॉडी में कैसे हो रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे उसका यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ अपन इसमें बात करें। तो सबसे पहले कुछ फैक्टर देख लेते हैं जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे। जो बढ़ाने वाले हैं वो क्या, फेरस फॉर्म। आयरन की दो फॉर्म रहती हैं, एक तो Fe2+ जो कि फेरस फॉर्म रहती है, एक फेरिक फॉर्म रहती है Fe3+। ठीक है, तो यहाँ पर HCl इन स्टमक वो भी क्या आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एस्कॉर्बिक एसिड हो गए, या फिर अमाइनो एसिड शुगर हो गया, या फिर सिट्रिक एसिड भी आप बोल सकते हो, इसमें वो भी होता है। ठीक है, इधर जो घटाएंगे वो क्या होंगे, जो अपना कम कर रहे हैं, यहाँ पर तो बढ़ा रहे थे, यहाँ पर कम कर रहे हैं। फेरिक जैसे एक फेरिक फॉर्म हो गया, क्लोराइड्रिया जो कि HCl अगर नहीं फॉर्म होता है तो एल्कलाइन फूड कोई बेसिक कंडीशन है। टेट्रासाइक्लिन जो कि अपने रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक है। बाकी एक इसमें एक टेनेट्स भी रहता है, टेनेट्स जो कि अपने जनरली के चाय पत्ती में मिलता है, टी में मिलता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसका आयरन मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अच्छी चीज़ भी अपन जो इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि अपन मान के चलें, जैसे अपन के पास जो अपन ने खाना खाया, कोई फूड लिया, चाहे वेज और नॉन वेज, उसको अपन Fe3 के फॉर्म में अपन को आयरन उससे मिलेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ, माउथ में गया, ईसोफेगस में गया, स्टमक में आया, स्टमक उसको HCl मिलेगा। HCl क्या करेगा, उसको Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो, Fe3+ को किस में कन्वर्ट कर दिया, Fe2+ में कर दिया। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पर एक एंजाइम रहता है फेरी रिडक्टेस। क्या एंजाइम है, फेरी रिडक्टेस। ठीक है, ये जनरली क्या रहता है, ये दो एंजाइम से बनता है। एक इसमें अपना जो वी साइटोक्रोम रहता है, एक अपना रहता है स्टीप रहता है। ये आप याद रखें, बाकी फेरी रिडक्टेस याद रखें अभी आप तो, कि किससे जब ये Fe3 से Fe2+ में जाता है। जैसे अब मान के चलिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंटेरोसाइट्स जो सेल रहेंगे अपने इंटेस्टिनल सेल, यहाँ पर ये Fe2+ की फॉर्म में घूम रहा है। ये आपको जो पिंकिश दिख रहा है, ये अपना क्या है, अपना डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर है, जिसके थ्रू ये अपना एंटेरोसाइट में पहुँचेगा। और एंटेरोसाइट में ही एक दूसरा चैनल है जो कि जिसके बाद ब्लड वेजल में पहुँचेगा, उसको अपन बोलते हैं फेरोपोर्टिन। प्रोटीन नहीं, सॉरी, क्या है, फेरोपोर्टिन। ठीक है, इट इज़ द रिलीज ऑफ स्टोरेज आयरन फ्रॉम मैक्रोफेज। ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस से आयरन को रिलीज करवाता है। किससे, मैक्रोफेजेस से। ठीक है, मैक्रोफेज से क्या क्या करता है, आयरन का रिलीज करवाता है। ठीक है, फेरोपोर्टिन। तो ये हो गया। अब देखो Fe3, अब देखो Fe2+ था, Fe3+, अब एक जो कन्वर्जन है वो भी एक करवा रहा है। यहाँ पर एक और रहता है, एक और एंजाइम जो रहता है, यहाँ पर क्या रहेगा अपना एस्टीन।
एपेस्टिन रहता है जो क्या करता है, फिर से Ap2+ को Ap3+ में कन्वर्ट करेगा। तो ब्लड वेसल में क्या पहुंचा, कौन सा, फेरिक फॉर्म पहुंचा। अब फेरिक फॉर्म जैसे ही पहुंचेगा उसको वहाँ पर मिलेगा ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन का एक व्हीकल फॉर आयरन है जो कि उसके साथ अटैच होकर इस आयरन को अपने फेरिक फॉर्म को साथ में ले जाएगा और कहाँ पर ले जाएगा, अपना बोन मैरो के पास। यहाँ पर आयरन रीच हियर फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम। हीम मतलब आयरन पार्ट का सिंथेसिस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने थोड़ा इसका जाना कि क्या क्या कैसे फेरिक से फेरिक में बना, कैसे अपना बोन मैरो तक पहुँचा वो। ठीक है, बोन मैरो में मान लो पहुँच गया। बोन मैरो में जो भी रिसेप्टर हैं ट्रांसफेरिन के हर एक सेल्स पे, चाहे वो नॉर्मोब्लास्ट हो अर्ली नॉर्मो, उनके पास रिसेप्टर हैं। तो जो भी ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट आयरन लेके आएगा वो बोन मैरो के पास लाएगा, वो रिसेप्टर के साथ अटैच करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आयरन है वो अपना किसके पास चला जाएगा, लिवर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयरन रीच टू द लिवर। ठीक है, अब लिवर के पास दो कंडीशन, एक तो इसके पास हेप्सिडिन, जो हेप्सिडिन प्रोटीन है, एक फेरेटिन प्रोटीन है। फेरेटिन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि स्टोरेज ऑफ आयरन करेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो। बाकी हेप्सिडिन का काम अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिवर कहाँ पे गया, वो कहाँ पे आयरन कहाँ पे गया, लिवर में गया। ठीक है, जो कि स्टोरेज ऑफ आयरन फेरेटिन में हुआ। ठीक है, अब देखो एप्सिडिन का काम क्या है। एप्सिडिन जनरली सिंथेसाइज बाय द लिवर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मान के चलो अब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, फिर एप्सिडिन को वो लिवर सिंथेसाइज करेगा जो कि ब्लॉक कर देगा अपने फेरोपोर्टिन जो अपन ने अभी पढ़े थे चैनल को। ठीक है, ये टैपन वैन फेरेटिन प्रोडक्शन, अगर मान लो फेरेटिन का प्रोडक्शन बढ़ गया। फेरेटिन का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब स्टोरेज का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टोरेज की ज़्यादा जैसे ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ, फेरेट प्रोटीन का, तो इसके अगर ज़्यादा आयरन ले रहा है कोई, एकदम एक्सेस अमाउंट में आयरन ले रहा है, तो इसकी कंडीशन में फेरेटिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस चक्कर में लिवर को एप्सिडिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक तरह से रिलीज़ करना पड़ेगा जो कि इसको चैनल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब ब्लॉक कर देगा तो जो ब्लॉक कर देगा तो वो क्या, अपना जो ऊपर हो रहा था जो फेरोपोर्टिन का क्या काम था, यहाँ से जो ब्लड वेसल में जो जा रहा था वो नहीं आ पाएगा, ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एप्सिडिन का वर्क होगा, ब्लॉक फेरोपोर्टिन चैनल। अब देखो स्टोरेज ऑफ आयरन बढ़ रहा है तो फेरेटिन का लेवल बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, फेरेटिन बढ़ रहा है मतलब स्टोरेज पार्ट बढ़ रहा है। अगर डिक्रीज ऑफ आयरन का स्टोरेज है तो डिक्रीज फेरोप्रोटीन। अब देखो फेरेटिन का बढ़ रहा है तो एप्सिडिन लेवर को सिंथेसाइज कराना पड़ेगा ताकि एब्जॉर्प्शन कम हो आयरन का। अगर कम हो रहा है फेरेटिन प्रोटीन तो एप्सिडिन फिर जरूरत नहीं है बनाने की, तो एब्जॉर्प्शन अपने आप ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो एप्सिडिन और फेरेटिन का इन्वर्सली रिलेशन, मतलब आप डायरेक्ट रिलेशन समझो। अगर फेरेटिन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो एप्सिडिन का भी बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और कोई भी पर्सन ज़्यादा आयरन ले रहा है तो फेरेटिन क्या करेगा, स्टोरेज फॉर्म है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयरन लेवर में पहुँचेगा जो कि उसको फेरेटिन स्टोर करके रखेगा। अब एकदम ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है तो फिर लेवर क्या करे, एप्सिडिन भी करेगा कि भैया ब्लॉक कर दे, अब इतनी ज़रूरत नहीं है फालतू बनाने की। ठीक है, तो ये थोड़ा बुक का भी अपन देख लेते हैं। वही चीज़ मैंने आपको बताई, हीम आयरन था, आयरन फॉर्म में लिया अपन ने। इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर हीम ट्रांसपोर्टर है, ड्यूनर साइटोक्रोम, ये मैंने आपको बताया, हीम सिस्टीन बताया था, क्या बताया था अपने एपिस्टीन बताया था। बाकी यहाँ पर देखो फेरोपोर्टिन भी है, एपिस्टीन ये वाला भाग। ठीक है, तो ये अपना Ap3+ में ब्लड वेजल्स में यहाँ पर चला गया, तो प्लाज्मा ट्रांसफेरिन के थ्रू अपने एराथ्रोइड बोन मैरो में चला जाएगा और लिवर के पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लिवर के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट जो भी है। ठीक है, तो एप्सिडिन का अपना काम क्या है, वही अपना लिवर से फेरोप्रोटीन को ब्लॉक करना है अगर मान लो स्टोरेज ज़्यादा होता है। तो रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन इज देयर। ठीक है, आप इससे भी देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको और अच्छे से कोशिश करी है समझाने की, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। बाकी फेरेटिन का आपको काम पता होना चाहिए, एप्सिडिन का काम पता होना चाहिए। ठीक है, एटियोलॉजी की बात करें अपन, एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर बात करें अपन, तो जनरली क्या देखते हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर अपन, तो आपको 4 रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। इसमें पहला आएगा ब्लड लॉस का बढ़ना, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ना, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक का कम होना, और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन का भी कम हो रहा। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए किसी ने आयरन कम लिया है तो ऑब्वियसली बात है उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो सीधी बात है, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी को क्या होगी, आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो दीज आर द 4 कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि आपको याद रखने। अगला आता है अपना पैथोजेनेसिस। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप व्हेन द सप्लाई ऑफ आयरन इज इनएडिक्वेट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब देखो, जैसे मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम निकला था जो कि मैंने कहा था, मैं आपको बाद में बताऊँगा ये वाला।
तो आयरन डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थी यंग में जैसे टोटल में आपको बताऊँ मैन में इतना 3450 रहता है, 2450 वुमेन में रहता है। तो फंक्शन जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंजाइम्स। फंक्शनल जैसे कि अपन आयरन को जो आयरन जिस फॉर्म में अपन को मिलता है तो ये इसका किस डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टोरेज में अपन फेरेटिन, हेमोसाइड्रिन यहाँ पर 1000 है, तो ऑब्वियसली वहाँ तो थोड़ा मेल में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये मैं आपको थोड़ा एक डेटा बेस पर इसको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं अपने किस पे, पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस की कुछ स्टेज रहती हैं। जैसे स्टेज में सिंपल अपन 3 स्टेज मेनली पढ़ते हैं, जिसमें स्टोरेज ऑफ डिप्लीशन, आयरन डेफिशिएंट एराइथ्रोइड और फ्रैंक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो स्टोरेज ऑफ डिप्लीशन है उसमें आयरन रिजर्व और जो आयरन रिजर्वोयर है, जैसे अपना फेरेटिन है, फेरेटिन स्टोरेज फॉर्म तब वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंट एराइथ्रोइड, ड्यूरिंग एराइथ्रोइड आयरन सप्लाई इज कम। जैसे आप आयरन मतलब बोन मैरो के पास जा रहा था, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, वहाँ पर नहीं जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हेन द सेल बिकेम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ऑब्वियसली बात है, आयरन डेफिशिएंसी को आप माइक्रोसाइटिक बोलो, हाइपोक्रोमिक बोलो, दोनों सेम बात है। मतलब साइज भी उसका क्या होगा, कम हो गया, यहाँ पर पेलारी की कंडीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या क्या देखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, अगर एनीमिया है तो उसको वीकनेस होगी, डिस्निया होगा, पेलाद देखेगा, फटीग देखेगा। एपिथेलियल टिश्यू चेंजेस में क्या होगा, आपको जैसे उसके नेल्स हैं तो उसमें कॉइलेनो क्यास ऑफ स्पून शेप्ड, उसके चम्मच जैसे क्या हो जाएंगे, उसके नाखून हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, शेप्ड लाइक। और टंग एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, जो कि एक तरह से ग्लोसाइटिस एकदम वाइट अपीयरेंस, एकदम उसकी जीभ है वो एकदम वाइटिस हो जाएगी। डिस्फेजिया, वही भूख नहीं लगेगी, इसोफेजियल वेब्स बन जाएंगी इसोफेगस में, जिसको अपन क्या है, प्लमर विंजन सिंड्रोम। प्लमर विंजन सिंड्रोम में अपने जनरली क्या क्या, इसको अपन ट्राइड फॉर्म भी बोलते हैं। ट्राइड फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, एक तो अपना इसोफेजियल वेब्स आ जाएगा, एक अपना टंग का एट्रोपिक ग्लैटोसिस आ जाएगा, और अपना क्या आ जाता है, एक सिंपल एक जो अपन बोलते हैं दैट इज डिस्फेजिया वाला। तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं। ठीक है, डिस्फेजिया। अब आ जाते हैं अपन जो सिंपल है इसकी क्या, लैब डायग्नोसिस पे। लैब डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है। तो अपन ब्लड का लेवल देखेंगे, बोन मैरो पे देखेंगे और बायोकेमिस्ट्री लेवल पे देखेंगे। तो ब्लड का जैसे अपन नॉर्मल ब्लड की जांच करवाते हैं, अपन कहते हैं कि कभी खून की जांच करवा लो, तो उसमें अपन क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखते हैं। जैसे अगर हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली बात है एनीमिया की कंडीशन में कम हो जाएगा। आरबीसी देखें तो आरबीसी अपन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक दिखेगा, रेटिकुलोसाइट कोई काउंट कम हो जाएगा। इंडाइसिस में मतलब वही अपने मीन कॉर्पसल वॉल्यूम, मीन कॉर्पसल हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पसल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये भी क्या तीनों कम हो जाएंगे। जो भी इनका नॉर्मल लेवल है, अगर इसका 50 से कम हो गया, 15 से कम हो गया, 20 से कम हो गया। WBC और प्लेटलेट नॉर्मल रहते हैं, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, इन दोनों में आपको कोई भी चेंज नहीं आएगा। वहीं अगर बोन मैरो की बात करूं तो वहाँ पर देखो सेलुलरिटी बढ़ जाएगी, फॉर कंपनसेट करने के लिए आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। एराइथ्रोपोसिस जो हो रही है दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन लैग बिहाइंड द न्यूक्लियर मैचुरेशन। हॉलमार्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, जो पहले क्या होगा, न्यूक्लियर का मैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का होगा, ऐसा। तो दिस इज याद रखें, हॉलमार्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन लैग्स बिहाइंड न्यूक्लियर मैचुरेशन। ठीक है, बाकी मैरो आयरन जैसे डेफिशिएंट आयरन स्टोर, जैसे फेरेटिन की अगर डेफिसिट हो गया तो इस कंडीशन में ये वाला बोन मैरो अपन उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री लेवल पर अपन बायोकेम लैब में भी देखते हैं, अपन सीरम आयरन देखें, सीरम फेरेटिन भी देख लेंगे, ट्रांसफेरिन भी देख लेंगे, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, बाकी सब ये क्या कम हो रहा है तो ये भी देख सकते हैं अपन। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें, वो जनरली क्या रहता है अपना टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वाला, जो कि मतलब इन्वर्सली रहता है ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जो कि रहता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एम्प्टी लेवल पे हो जाएगी, बाकी ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन होगी फील्ड लेवल पे अपन बोलूँ जब वो लेस देन 15% हो। ठीक है, अब आते हैं अपन क्या अपना जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट बोलूँ, ट्रीटमेंट से पहले अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। DD भी कभी कभी पूछ लेता है वो, लैब डायग्नोसिस और DD दोनों आपको साथ में पूछ सकता है। तो जैसे अपने टेस्ट कराया MCV MCH के सीरम आयरन का कराया, तो इसमें अपन देखें आयरन डेफिशिएंसी कौन ज़्यादा कौन कम है, बस ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस ऑब्वियस सी बात है। ट्रीटमेंट आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, करेक्ट डिसऑर्डर कॉजिंग अनीमिया और करेक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। दो केस हैं, एक तो अनीमिया को ठीक करना है, मतलब आप चेकअप कराइए, कोई इन्वेस्टिगेशन कीजिए,
और एक है करेक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में जैसे मैंने उसको ओरल थेरेपी दे दी, कोई टैब दे दी, मैंने उसको टैबलेट दे दी, फेरस सल्फेट की दे दी, मोस्ट कॉमन जो अपन यूज़ करते हैं, या फिर पैरा एंट्रल थेरेपी, मतलब आईवी कोई इंजेक्शन दे रहा हूँ जैसे इमरजेंसी केस में, तो उसको मैं जनरली कहता हूँ आयरन डेक्सट्रेन, जो कि सॉल्यूशन है एक प्रिपेयर, जो कि मैं उसको आईवी के थ्रू चढ़ा दूंगा। तो एक कंडीशन रहेगी अपनी इसकी, ठीक है। तो जनरली अभी अपन ने जो इस वीडियो में अपने तो दोस्तों जैसे कि अपन ने देखा पूरा अपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पढ़ा, उससे पहले अपन ने एनीमिया का ओवरव्यू जाना। तो दोस्तों आज का वीडियो अपना इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी मिलेंगे। तो इसका मैं आपको PDF जो भी है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छे से नोट कर लें, इसको प्रॉपर नोट्स बना लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पूछा जाएगा, चाहे वो लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, और कोई भी क्लिनिकल फीचर पूछ लेंगे तो 2 नंबर में ही उसका आंसर बन सकता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपका अगर कोई इंटरनल एग्जाम है तो उसके लिए भी। तो दोस्तों बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको, ताकि मतलब उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी आप इसको एक बार वीडियो देखने के बाद आप इसका बुक का भी पढ़ें, जो कि आप जो भी आप बुक पढ़ते हैं उससे बिल्कुल आपको समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको कि आपको अंडरस्टैंडेबल हो कंसेप्ट के साथ। मैंने उसका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से पढ़ा है, बाकी मैंने पॉइंट वाइज भी दिखाया है। तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।